पूरी दुनिया में डायबिटीज के इतने मरीज नहीं जितने हमारे देश भारत में है। और इस सच्चाई को हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। हम बदल सकते हैं, हमें नॉलेज है, हमारे में अवेयरनेस है, हमारे में ये कॉन्शियस है कि हम अवेयरनेस लें, हम जागरूक हों, हम अपने आसपास लोगों को इसके बारे में बताएं। जब हम अच्छे से सुनेंगे तभी हम किसी को बता पाएंगे। पहले के जमाने में डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों को होती थी। हमारी नॉलेज में भी यही रहता था कि अरे बुजुर्ग हो गए हैं ना, शायद इसी वजह से डायबिटीज हो गई है। हम सिंपल यही समझते थे कि उम्र हो गई है, 70 के पार हो गए हैं, 75 के पार हो गए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, इसी वजह से उन्हें शुगर हो गई है। आज से 30 40 50 साल पहले यही सोच थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नौजवानों को, छोटे छोटे यंग बच्चों को डायबिटीज की समस्या हो रही है। ये डायबिटीज कहीं ना कहीं इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि कहीं में हम गलती कर रहे हैं। और अगर मैं डब्ल्यूएचओ की आंकड़ों का डिटेल आपको बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि आज की तारीख में भारत में 8 करोड़ के आसपास मरीज हैं डायबिटीज के। अगर इस बढ़ती हुई संख्या को ना रोका गया तो 2045 तक पहुंचते पहुंचते ये जो नंबर है 13.5 करोड़ हो जाएगा। 13.5 करोड़, बहुत बड़ा नंबर है। आज की इस चर्चा में आपके लिए खास वीडियो मैसेजेस भी लाए हैं डॉक्टर नबाजी तालुकर जी और डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो कि मेडिकल जगत में अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले चुके हैं और बहुत खास जानकारियां हमें गामा ओरिजिनॉल के बारे में, डायबिटीज के बारे में बताएंगे। आज की चर्चा का जो मेन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि डायबिटीज को रिवर्सल पर डाला जा सकता है। इज इट पॉसिबल? क्या डायबिटीज को रिवर्सल पर डालने का मतलब क्या होता है? रिवर्सल पर डालने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति डायबिटीज का नया नया मरीज है, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि आप का जो भी टेस्ट किए गए हैं, इन टेस्ट से ये पता चलता है कि आपको डायबिटीज के आप रिस्क फैक्टर में आ गए हैं, आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है, या फिर बिल्कुल शुरुआती दौर के डायबिटीज के मरीज आप बन गए हैं। वो व्यक्ति जो नया नया डायबिटीज का मरीज बनता है उसको उसकी डायबिटीज को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी कि उस डायबिटीज के मरीज को एक नॉर्मल व्यक्ति बना दिया जाता है। यहां तक कि डायबिटीज की वजह से हमारे विभिन्न अंगों पर जो इफेक्ट्स होते हैं, उन अंगों पर भी जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को भी रिवर्सल पर डाला जा सकता है। हमारे अंग दोबारा से ठीक और पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। ये पॉसिबल है। देखिए, सबसे पहले ये तो आपको हैरानी की बात लग रही होगी कि ये रिवर्सल पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। जरूर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि डायबिटीज बेसिकली है क्या, डायबिटीज किसे कहते हैं। देखिए, डायबिटीज की जो जितनी भी कहानी है, जितनी भी चर्चा है, वो सबसे पहले शुरू होती है हमारे अपने भोजन से। जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमारे शरीर को अलग अलग चीजें, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। आप सबने सुनी है ये तीनों चीजें, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। ये ग्लूकोज हमारे रक्त में पहुंच जाता है। देखिए, ग्लूकोज, पहले हम खाना खाया, खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में तब्दील हो गए, यानी कि खाना हमारे पेट में था, हमारे पेट में ग्लूकोज आ गया। अब ये ग्लूकोज हमारे पेट से, हमारे शरीर के अंदर से हमारे रक्त तक पहुंच जाता है, रक्त में दौड़ने लगता है। सिंपल, भोजन किया, उसमें फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो रहेंगे वो ग्लूकोज में तब्दील हो गए। आप सब जानते हैं ग्लूकोज शुगर का एक रूप है, ग्लूकोज मीठे का एक रूप है, सुक्रोस भी कहा जाता है इसे।
ये ग्लूकोज जो हमारे भोजन में से जो तब्दील हुआ, ये हमारे भोजन में से, हमारे पेट में से हमारे रक्त में पहुंच जाता है और रक्त में दौड़ने लगता है। सिंपल सी बात। रक्त से लेकर, देखिए कोई भी हम सड़कों पर गाड़ी चलती है, गाड़ी दौड़ती है, तो उस गाड़ी को पार्किंग की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं तो उसे ठहरना पड़ता है। उसी तरह से ये जो रक्त में दौड़ता हुआ ग्लूकोज है, इसे भी ठहरने की जरूरत मिलती है, जरूरत पड़ती है। और ये ठहरता है हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स के बीच में। आपके सामने सेल की फोटो नजर आ रही है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, हमारा शरीर सेल से ही बना है। ये लाखों करोड़ों सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाकर बैठ जाता है, अपना घर बना लेता है, अपनी पार्किंग कर लेता है। क्यों क्यों कर लेता है? सेल्स के अंदर क्यों जाता है? क्योंकि ये सेल्स को एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है। तो एक जगह पर ग्लूकोज को सेल की जरूरत है और सेल को ग्लूकोज की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हमारे रक्त में जो ग्लूकोज था, वो रक्त से लेकर सेल तक जाने का जो सफर है, वो अकेले तय नहीं कर सकता। उसको सेल के अंदर जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, और वो मदद करता है इंसुलिन। इस फोटो में चाबी के रूप में बनाया गया है इंसुलिन, ताकि आपको याद रहे कि हमारे ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करने के लिए किसकी जरूरत रहती है? इंसुलिन की। अब जब ग्लूकोज इंसुलिन के साथ सेल के सामने जाता है, वो नॉक करता है कि दरवाजा खोलो, नॉक नॉक। तो सेल पूछता है कौन है? बाहर से जवाब देता है इंसुलिन, कहता है मैं हूं और साथ में ग्लूकोज को लाया हूं। तो सेल कहता है ठीक है, आप साथ में आए हैं तो मैं ग्लूकोज को एंटर करवा लेता हूं। तो दरवाजा खुला और ग्लूकोज सेल के अंदर चले गए। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे पेट में, पेट से हमारे रक्त में, रक्त से ये ग्लूकोज हमारे इंसुलिन की मदद के साथ सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सिंपल सी बात। अब जब एक बच्चे का जन्म होता है, भगवान जी उसे 5-10 इंसुलिन देकर भेजते हैं। 5-10 इंसुलिन उसे देकर, जैसे कोई बच्चा सफर पर जा रहा है, पिकनिक पर जा रहा है, हम क्या करते हैं? हम उसे खाने का सामान दे देते हैं, कहीं पर भूख लगेगी तुम खा लेना, प्यास लगेगी पानी पी लेना। फिर भी सामान खत्म हो गया तो 2 पैसे भी रख लो साथ में, कहीं पर जरूरत पड़े तो खर्च कर सकते हो। उसी प्रकार से भगवान जी इस छोटे से बच्चे को जब इस धरती पर भेजते हैं, 5 से 10 इंसुलिन इसे देकर भेजते हैं। और इंसुलिन ही नहीं, इंसुलिन के अलावा इसके शरीर के अंदर एक मशीन भी लगा देते हैं। जैसे हमने कैश दिया छोटे बच्चे को, एक मशीन लगा देते हैं, जिस मशीन का नाम होता है पेनक्रियास। ये पेनक्रियाज हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को क्रिएट करते हैं पेनक्रियाज। तो भगवान जी ने 5-10 इंसुलिन दिए, पेनक्रियाज की मशीन भी लगा दी कि बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आएगी। उन्होंने सोचा कि ये धरती पर जाकर बच्चा बहुत अच्छा खाना खाएगा, ताजी फल खाएगा, हरी हरी सब्जियां खाएगा और बहुत अच्छा सा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन इस बच्चे ने धरती पर आकर क्या किया? इस बच्चे ने धरती पर आकर फास्ट फूड खाया, बर्गर्स खाए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, चिप्स खाए, फ्राइड भोजन खाया, पैकेज्ड फूड खाया, बहुत कुछ गड़बड़ वाला खाना खाया। तो जब हम गड़बड़ी वाला खाना खाते हैं, उस सारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। देखिए हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हो गए, ग्लूकोज शूट कर गया, ग्लूकोज हाई हो गया। फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने चिप्स खा लिए, हमने परहेज नहीं किया बिल्कुल भी, और उसका ग्लूकोज इतना ज्यादा था, बर्गर आया, बर्गर भी खा लिया। इतना सारा ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद हो जाता है, जो हमें डायबिटीज की बीमारी की तरफ ले चलता है। अब इसका करते क्या है? जब इतना सारा ग्लूकोज हमारे शरीर में शामिल हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है, लेकिन एक सेल के अंदर एक निर्धारित अमाउंट में ग्लूकोज एंटर करने की जगह होती है। तो अगर शरीर में रक्त में इतना सारा ग्लूकोज घूमेगा कि हर एक सेल फुल हो गया है, उसके बाद क्या होगा? इंसुलिन नॉक करेगा,
सेल को, दरवाजा खोलो, मैं ग्लूकोज को लाया हूं, तो सेल क्या कहेगा सामने से, अगर आप भी आए हैं हम तब भी दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, हमारे पास एनर्जी, हमारे पास न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है, ये ग्लूकोज जहां से आया है इसको वहीं वापस भेज दो। तो वो ग्लूकोज हमारे रक्त में घूमता रहता है। वो जो रक्त में घूमने वाला ग्लूकोज है उसे ब्लड शुगर कहा जाता है, उसे डायबिटीज की बीमारी कहा जाता है। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं तब हमें शुगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो सब अटरम पटरम चीजें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और फ्राइड चीजें, तैलीय पदार्थ की चीजें, पैकेज्ड फूड, बेकरी आइटम्स, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए अगर शुगर से दूर रहना है। अच्छा, अब नॉर्मल जो मात्रा रहती है डायबिटीज की वो क्या रहती है? हम अपने शरीर की डायबिटीज चेक करते हैं, शुगर लेवल्स चेक करते हैं। नॉर्मल मात्रा रहती है 70 की, 70 से 100 mg प्रति डेसीलीटर अगर ब्लड शुगर लेवल आता है तो ये नॉर्मल है, ग्रीन झंडी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जिए, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन जब ये नंबर 100 से 125 हो जाता है तो पीली घंटी बजती है। पीली घंटी का मतलब सतर्कता बरतने की जरूरत है, अलर्ट हो जाने की जरूरत है। 100 से 125 का मतलब आपका जो ग्राफ है वो खतरे की तरफ बढ़ रहा है, यहीं पर एहतियात बरत लीजिए, नहीं तो आप डायबिटीज के मरीज बन जाएंगे। अगर ये ऊपर आता है, लाल घंटी का मतलब आप डायबिटीज के गंभीर रूप से मरीज बन चुके हैं, खतरा शुरू हो चुका है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्लड शुगर जांच करवाने की जरूरत है या फिर कहीं हमें ब्लड शुगर तो नहीं है? उसका उसका सिम्टम्स, लक्षण क्या होंगे? लक्षण सिंपल है। सबसे पहले आप थका थका महसूस करेंगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, उठकर बैठने का मन नहीं करेगा, अगर कहीं पर बैठे हैं तो उठकर चलने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा त्वचा में इचीनेस, खुजली का एहसास आपको बार बार हो सकता है। बहुत ज्यादा कंठ सूखने की समस्या रह सकती है, बहुत ज्यादा प्यास, कभी हम कहते हैं कि गला बिल्कुल सूख गया है, पानी की इतनी प्यास लग रही है और ये बार बार एहसास होता है, इट मीन्स हो सकता है कि डायबिटीज का शुरुआत हो रही है। वजन की बात करूं तो बहुत ज्यादा वजन का बढ़ना या फिर बहुत ज्यादा वजन का कम होना भी डायबिटीज की निशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं यूरिनेशन की बात करूं, कई बार हमें दिन भर में जरूरत से ज्यादा बार यूरिनेशन करने की इच्छा होती है, वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, ये भी सिग्नल है कि शायद डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। अगर आपके हाथों के सामने के हिस्से में झंझनाहट महसूस होती है तो उसका मतलब भी यही है कि डायबिटीज होने की शंका है। देखिए, डायबिटीज हम सब जांच करवाते हैं, हम सब लोग डायबिटीज टेस्ट करवाते हैं, हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाते हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, सिंपल ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाना है। अगर आपने अपना डायबिटीज की जांच करवानी है तो वर्ष भर में सिर्फ 2 या 3 बार ये टेस्ट रहता है, HbA1c। नोट कर लीजिए, टेस्ट का नाम है HbA1c। इस टेस्ट को साल भर में अगर आप 2 या 3 बार करवा लेंगे, मोर देन इनफ रहेगा। इस टेस्ट से आपके पीछे के बीते हुए 3 महीनों में आपके शरीर का ब्लड शुगर लेवल कैसा रहा, इसकी सारी रिपोर्ट आ जाती है। तो HbA1c हमेशा ब्लड शुगर की जांच करवाने के लिए यही टेस्ट करवाइए, ये ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट है। और इसमें अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो आंकड़ा 3%, 7% से कम आना चाहिए। अगर 7% से कम है तो आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा 7% से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप डायबिटीज के गंभीर रूप से मरीज हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको तब्दीली करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो HbA1c का टेस्ट है ये 7% से कम ही आए, आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल ही रहे। चलिए, अब आप हैं कि डायबिटीज को रिवर्स कैसे किया जा सकता है। डायबिटीज का रिवर्सल संभव है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से। जीवन को जीने के तरीकों को अगर आप बदल लेते हैं तो आप डायबिटीज को रिवर्सल पर डाल सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया, डायबिटीज की शुरुआत कहां से हुई? डायबिटीज की शुरुआत हुई हमारे अपने भोजन से।
तो अगर हम अपने भोजन को ही प्लान करके करने लगेंगे, सोच समझ कर खाने लगेंगे, तो हम अपने शरीर की डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भोजन को प्लान कैसे किया जाए कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम रहे? सबसे पहले कोशिश कीजिए लो जीआई फूड्स का सेवन कीजिए। जीआई का मतलब ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ऐसे भोजन का सेवन कीजिए जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम रहे। फ्रूट्स की बात करूं तो चेरी, एप्पल, और आप पियर का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों की बात करूं तो आप फूल गोभी का प्रयोग, ब्रोकली का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एग प्लांट का यानी कि बैंगन का सेवन कर सकते हैं। अनाजों के बारे में बताना चाहती हूँ, ज्यादातर हमारे भारत में अनेकों लाखों करोड़ों घरों में गेहूं के अनाज का प्रयोग होता है। गेहूं के अनाज के प्रयोग को थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि गेहूं के अनाज में भी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और अगर इसकी जगह पर बदलना है तो आप बार्ले यानी कि बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनेकों प्रकार के आटे आते हैं हमारे, अनेकों प्रकार के होलसम वीट्स आते हैं, अनाज आते हैं, उनका प्रयोग कीजिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की बात करूं तो आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। भोजन की थाली आपकी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन की थाली का 50% हिस्सा वेजिटेबल्स का होना चाहिए, आपके आसपास मिलने वाली सीजनल फ्रेश वेजिटेबल्स। 50%, थाली का 50% हिस्सा सब्जी से भरा होना चाहिए। और उसके अलावा जो 50% हिस्सा बचता है उसमें से 25% हिस्सा प्रोटीन्स का होना चाहिए। प्रोटीन्स में भी कोशिश कीजिए कि ये प्रोटीन्स हमेशा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स रहें। सोयाबीन आप इस्तेमाल कीजिए, आप दालों का प्रयोग कीजिए, ऐसे प्रोटीन्स का प्रयोग कीजिए जो प्लांट बेस्ड रहें। ज्यादातर प्लांट बेस्ड प्रोटीन की रेकमेंडेशन की जाती है। और बाकी बचता 25% का हिस्सा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज, यानी कि कोशिश कीजिए कि गेहूं के अनाज का प्रयोग कम करके अन्य अनाजों का प्रयोग आप ज्यादा करें, ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल रहे। कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल रहेगा तो ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा, ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा तो डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा आपके दिनचर्या में अच्छे सप्लीमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के माहौल में हमें भोजन भी इतना स्वच्छ और इतना सेहतमंद नहीं मिल रहा जितना कि होना चाहिए। तो जरूरी है कि आप अपने जीवन में अच्छे सप्लीमेंट्स का प्रयोग भी करें। प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल मना कर दीजिए, बिल्कुल नो कर दीजिए। प्रोसेस्ड फूड का कोई भी फायदा नहीं है। जरूर आपको पल दो पल का स्वाद आता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि आपके ग्लूकोज को शूट कर सकते हैं, जो कि आपकी डायबिटीज को बढ़ा सकते हैं। एक डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कम से कम 40 मिनट दिन भर में एक्सरसाइज जरूर करे। अब ये 40 मिनट की एक्सरसाइज किसी भी रूप में हो सकती है, जैसी आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जुम्बा कीजिए, डांस कीजिए, कोई गेम प्ले कीजिए, योगा कीजिए, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन 40 मिनट कम से कम 100% एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं नेचुरल हर्ब्स की बात करूं तो जी हाँ, नेचुरल हर्ब्स भी हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि सेल ने इंसुलिन को मना कर दिया कि मेरे पास और जरूरत नहीं है, मैं और ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले सकता, उस पॉइंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब हमारी बॉडी हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज को, हमारे शरीर में मौजूद इंसुलिन को मना करने लगती है, उसकी बात नहीं सुनती, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट करने लगती है। इसे, इस सिचुएशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में होने लगता है, और वो ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में नेचुरल हर्ब्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरल हर्ब्स कौन सी हैं? मेथी दाना। रात भर में मेथी दाने को भिगो दीजिए, सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए, इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो सकती है। दालचीनी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, इससे
आपके क्रेविंग्स कंट्रोल रहती हैं, आपको मीठा खाने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा एलोवेरा का प्रयोग दिन भर में अगर आप कोशिश करें, हर घर में आजकल तो एलोवेरा के प्लांट्स मिलते हैं, हर घर में घृत कुमारी कहा जाता है इस प्लांट को, घृत कुमारी का प्लांट मिलता है, तो आप थोड़ा सा हिस्सा उसके लीफ का काट कर उसमें से ताजा एलोवेरा का रस लेकर पानी में घोल कर सुबह सुबह उसका सेवन कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन, उसका बहुत ज्यादा फायदे आपको हो सकते हैं, आपको ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी मदद हो सकती है। इसके अलावा ब्लड शुगर के मरीजों के लिए अदरक का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप दिन भर में अदरक को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें अपने भोजन में, सब्जी में, अदरवाइज भी। इसके अलावा एक चीज ऐसी है जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए और डायबिटीज के रोकथाम के लिए नेचुरल है और साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, यानी कि डायबिटीज के इलाज में या फिर इसे रोकने के, उसकी रोकथाम में एक बड़ा रोल अदा करता है। और वो नेचुरल सब्सटेंस कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, अनेकों रिसर्च स्टडीज हैं, अनेकों साइंटिफिक स्टडीज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जहां पर इस बात की पुष्टि की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जहां पर लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर ये देखा गया है कि लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल हुए हैं गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के बाद। मुझे बहुत फक्र होता है इस बात का कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत धूम मचा रहा है, दिन प्रतिदिन जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे माथे से डायबिटीज की राजधानी होने का कलंक मिटा सकता है, वो प्रोडक्ट हमारे देश भारत में मौजूद है और मैन्युफैक्चर होने लगा है। FSSAI के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को कबूल किया गया है, गामा ओरिजिनॉल को मान्यता प्राप्त हुई है कि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है। दुनिया भर में दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी डायबिटीज के मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवा रहे हैं, या फिर अगर आप खुद गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं और आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो आपको समय दर समय अपनी डायबिटीज की जो दर है, जो उसका स्तर है, उसे मॉनिटर करते रहना होगा। समय दर समय आपको अपना डायबिटीज की जांच करवानी होगी, क्योंकि ये बात तय है कि जब आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे तो डायबिटीज का स्तर नीचे जरूर आएगा। हल्का सा लाइफस्टाइल चेंज आपको बता देती हूँ, आपको एक डाइट प्लान के मोड में आपको बता देती हूँ कि एक ब्लड शुगर लेवल के मरीज को, ब्लड शुगर डिजीज के मरीज को किस प्रकार के लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पेन पर अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले डायबिटीज के मरीज को अपने दिन की शुरुआत कॉपर चार्ज्ड वाटर से करनी चाहिए। इसके अलावा देसी घी का छोटा सा चम्मच देसी घी का आप उस पानी में डाल सकते हैं, और एक चुटकी हल्दी की और एक चुटकी काली मिर्च की। अगर आप सुबह सबसे पहले उठते सार इस प्रकार से कॉपर में चार्ज किया गया, तांबे में चार्ज किए गए पानी को पीते हैं और उसमें थोड़ा सा देसी घी, हल्दी और काली मिर्च डालकर पीते हैं, आपको अनेकों फायदे हो सकते हैं। इससे थोड़ी देर बाद आपने चाय पीनी है। चाय मैंने आपको बताया कि एक डायबिटीज के मरीज के लिए अदरक कितना बेहतरीन है, तो आपने रोजाना 1 कप खास तौर पर अदरक की चाय पीनी है। और ये चाय कैसे बनानी है? सिंपल पानी में एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालना है और उसको खूब अच्छे से रिझाना है। उसमें आप मोरिंगा पाउडर डाल सकते हैं और अंत में उसे बंद करके उसमें लेमन, नींबू का रस निचोड़कर उसको हल्का सा गुनगुना गुनगुना पी सकते हैं, एक चाय की भांति। नाश्ते से पहले जरूरी है कि डायबिटीज का मरीज किसी भी एक सीजनल फ्रूट का सेवन जरूर करे। आपके सामने पिक्चर्स दे रखी हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इनमें से किसी भी फ्रूट का सेवन आप कर सकते हैं। जहां तक बात आती है नाश्ते की, तो नाश्ते के समय सबसे पहले आपने अपने गामा ओरिजिनॉल का 1 कैप्सूल का सेवन कर लेना है। तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं। आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, बाजरे का परांठा खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, चीले बनवाकर खा सकते हैं, बहुत कुछ है। तो ब्रेकफास्ट को कुछ इस प्रकार से आपने डिजाइन करना है। जहां तक लंच की बारी आती है, लंच से कुछ समय पहले आपने एक छोटी सी पोर्शन सैलेड की जरूर खानी है।
इसके अलावा आपने लंच में, दोपहर के खाने में आपने घर पर बनी हुई दाल, घर पर बनी हुई सब्जी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी और हल्का-सा पॉसिबल हो सके तो देसी घी की कुछ बूंदें ज़रूर उस पर डालिए। रात के भोजन में आपने सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है और उसके बाद आपने सौटे वेजिटेबल, हल्की-फुल्की रोज़ाना रूटीन में मिलने वाली सब्जियों को सौटे करके खाना है और इसके अलावा आप सूप इसके साथ ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के मरीज़ अपनी दिनचर्या में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़िंग या फिर वॉक करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करना, इन सब चीज़ों को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें।